हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं सम स्पेशल नैनो मटेरियल के बारे में, जो कि सेक्शन सी है आपकी नैनो फिजिक्स का। सबसे पहले हम उसमें टॉपिक आता है कार्बन नैनो ट्यूब्स। हम किनको बोलते हैं? तो कार्बन नैनो ट्यूब्स क्या होती है? शीट होती है ग्रेफाइट की, जिसको हम नॉर्मली रोल करते हैं। ठीक है, मान लो ये शीट है, ठीक है, इसको मैं नॉर्मली रोल कर रही हूँ। ठीक है, सिमिलरली CNT भी क्या होती है? ग्रेफाइट की शीट्स होती हैं। ठीक है, जो भी इस तरह से शीट्स होंगी तो वो रोल कैसे होंगी? क्योंकि जो कार्बन के यहाँ पे साइड साइड में बॉन्ड लगे होंगे वो एक दूसरे को जोड़ना शुरू कर देंगे और वो रोल होते जाएंगे ऑटोमेटिकली। बट हम यहाँ पे नॉर्मल लिख देते हैं कि जी वो कार्बन नैनो ट्यूब्स जो होती है वो ग्रेफीन की शीट होती है और वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है। पर उसका रीज़न ये है कि सिलेंड्रिकल क्यों होती हैं? क्योंकि जो कार्बन बॉन्ड्स होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं वो आपस में जुड़ना शुरू कर देते हैं और वो सिलेंड्रिकली बन जाते हैं। ठीक है, अब कार्बन नैनो ट्यूब्स के बारे में इतना जान गए होंगे आप। तो एक बात ये कि 1 डायमेंशंस में होती हैं ये। ठीक है, जैसे नैनो वायर्स, नैनो ट्यूब्स जो भी तुम बनाते हो वो सब इन्हीं से बनता है। इनका हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर रहता है आप लोगों के पास। जब हम रोल करते हैं सिलेंड्रिकल मटेरियल को, उसको बोलते हैं CNT। इसका जो डायमीटर रहता है 2 से 5 नैनोमीटर्स का रहता है और इसकी जो हाइट होती है वो 6 माइक्रॉन्स, यानी कि माइक्रॉन थोड़ा बड़ा होता है नैनोमीटर से। ठीक है, यानी कि 10 माइक्रॉन्स तक रहती है। अब CNT बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक सिंगल वॉल्ड और एक डबल वॉल्ड। सिंगल वॉल्ड का मतलब जैसे मेरे ये पेंसिल सिलेंड्रिकल है ना, तो इसमें सिर्फ एक लेयर चढ़ी होगी इसमें कार्बन की, वो जो शीट की, जो ग्रेफाइट शीट की सिर्फ एक लेयर होगी। और मल्टीपल वॉल का मतलब होता है बहुत सारे डबल डबल लेयर। देखो, एक लेयर के ऊपर अंदर एक और, अंदर एक और, तो मल्टीपल शीट्स होंगी हमारे पास। ठीक है, ग्रेफाइट की। अब हम देखते हैं कि हम इनकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास CNT को सिंथेसिस करने, इसकी प्रिपरेशन की 3 तरह के मेथड होते हैं अपन लोगों के पास। एक होता है लेज़र इवेपोरेशन मेथड, एक होता है कार्बन आर्क मेथड, तीसरा होता है केमिकल वेपर डेपोजिशन मेथड। यहाँ पे अब नाम से पढ़ना शुरू करो। लेज़र इवेपोरेशन मेथड। अब ग्रेफीन की बात करिए कि ग्रेफाइट की शीट्स होती हैं, तो मतलब कहने का मतलब है ग्रेफाइट है, इवेपोरेशन है यानी लेज़र है, यानी कि कोई आपके पास ग्रेफाइन की शीट होगी सिलेंड्रिकल में, जो कि कार्बन के द्वारा सिलेंड्रिकल हुई होगी उसके बॉन्ड्स के द्वारा। अब लेज़र यानी कुछ लेज़र वगैरह उसमें पड़ेगी और वो इवेपोरेट कर जाएगी। कुछ इस तरह का होगा मेरे को लगता है, नाम से इतना जान पा रहे हैं अभी हम। ठीक है, अब देखते हैं है क्या है इसमें। बेसिकली हमारे पास 2 फर्नेंसेस होते हैं। ये मेरे पास क्या है? फर्नेंस है मेरे पास। ये भी 2 फर्नेंसेस के बीच में आपके पास यहाँ पे ये जो है, ये लाइन वाला, ये क्या है? ग्रेफाइट का सोर्स है। यहाँ पे साइड साइड में हमने क्या लगाया होता है? अब देखो, साइड साइड में हमारे पास कॉपर रॉड्स होती हैं। इसके बीच में डॉट डॉट है, मेरे पास आर्गन की गैस भरी है, जो कि इनर्ट गैस होती है, जो कि यूजली डोंट रिएक्ट। ठीक है, जो कि रिएक्ट नहीं करती है। सो हेयर इफ वी कैन सी द कॉपर रॉड्स। सो फर्नेंसिस का काम है टू गिव हाई टेम्परेचर। ठीक है, अब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए ना उसको ठंडा करने के लिए भी हमारे को। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? कॉपर की रॉड होंगी जो कि ठंडी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? वेपर्स जो तुम इससे हीट करोगे ग्रेफाइट को, उसके वेपर्स क्या करेंगे यहाँ पे कॉपर रॉड पे, और गरम गरम चीज़ अब ठंडी ठंडी रॉड पे जाएगी और वहाँ पे वो सख्त हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी और वहीं पे वो कंडेंस कर जाएगी। अगर तुम मेरी डायग्राम को बहुत ध्यान से देखते हो, तुमको एक मैं चीज़ बताऊँ। यहाँ पे देखो, इस डायग्राम के पास मैंने ये कॉपर की रॉड है, यहाँ पे बिंदु 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 डॉट 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 लगाए हैं मैंने। ठीक है, ये डॉट डॉट लगाने का क्या मतलब है? यहाँ पे आपके पास कॉपर के जो वेपर्स हैं वो यहाँ पे कंडेंस हो रहे हैं और सर्कल जैसा कुछ बना रहे हैं। ठीक है, अब ये सब इसमें प्रोसीजर रहता है। अब इसको हम पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है, तो लिखा क्या है यहाँ पे? एक ट्यूब होती है एट द सेंटर ऑफ द फर्नेस। दिस ट्यूब हैव ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का सोर्स होता है एट द मिडल, और आर्गन गैस में भरी जाती है क्योंकि बहुत स्टेबल गैस होती है, रिएक्ट नहीं करती है। देन एट द एंड ऑफ द कॉपर रॉड प्लेस्ड विच इज़ वेरी कूल। तो एंड में कॉपर रॉड प्लेस करिए, बहुत ठंडी होती है। ठीक है, द ट्यूब इज इन बिटवीन फर्नेंसिस, 2 फर्नेंसिस के बीच में है, जहाँ पे फर्नेंस इंक्रीज करती है टेम्परेचर बाय हीटिंग। अब यहाँ पे जब मेरे पास जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ग्रेफाइट क्या करता है? स्टार्ट मेल्टिंग, पिघलना शुरू कर देता है। इट मीन्स कार्बन स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ इट एंड द वेपर्स ऑफ द कार्बन फॉर्म। तो वेपर्स फॉर्म हो जाते हैं कार्बन के।
So these carbon atoms are at high temperature and obviously they can start move to या तो दे स्टार्ट रनिंग टुवार्ड्स द वाटर कूल्ड रॉड, यानी कॉपर रॉड के पास जाएंगे। इसको लिखा है कॉपर कलेक्टर भी नाम बोलते हैं। देन आफ्टर सम टाइम ऑल द कॉपर वेपर्स प्रोड्यूस्ड एंड कूल्ड और स्टिक एंड एट द वाटर कूल्ड रॉड, बाद में वो चिपक जाते हैं ठंडे होके, ठीक है, कॉपर के वेपर्स मोर। अब देखो होगा क्या, आपके पास जो रॉड होती है कॉपर की, बेसिकली ये सिलेंड्रिकल रॉड होती है, ठीक है। अब कॉपर के वेपर तुम्हारे यहाँ पे पूरे में भर जाएंगे, भरते जाएंगे भरते जाएंगे भरते जाएंगे, तो टाइम ऐसा आएगा वो सारे इस तरह से सिलेंड्रिकल बन जाएंगे, सिलेंड्रिकल शेप को ऑक्युपाई कर लेंगे, ठीक है। सो देन द कॉपर, ये तो हो गया वेपर प्रोड्यूस होते हैं, मोर कार्बन एटम कलेक्टेड, कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, इसको हम बोलते हैं CNT। द ट्यूब हैव सिलेंड्रिकल शेप, तभी तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया कि छोटी सी सिलेंड्रिकल की, ठीक है। समटाइम्स लेजर्स आर यूज टू हीट द फर्नेसेस, क्योंकि तुम लोग सोच रहे हो कि यार मैंने यहाँ पे लिखा था लेजर इवेपोरेशन, तो लेजर का है, तो फर्नेसेस को हीट करने के लिए कभी कभी लेजर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि उनको हम हीट कर सकें, ठीक है। दीज आर कॉल्ड लेज़र इवेपोरेशन मैथड। तो तुम सोच रहे हो लेज़र के बारे में मैंने नहीं बताया, इवेपोरेशन तुमको पता है कि भाप बनना, कोई चीज़ गर्म हो उसका भाप बन रहा है, ठीक है। लेज़र का मतलब होता है, लेज़र आपकी एक लाइट की ही टाइप होती है, लेकिन ये लाइट से ज़्यादा एनर्जेटिक होती है। मान लो तुम एक लेज़र को ऐसे, ये लेज़र है, पेंसिल का जो सिक्का ये लेज़र है, ठीक है। तुम मेरे हाथ पे, यानी कि यहाँ पे हाथ पे तुमने इसको टारगेट कर दिया, फोकस कर दिया, कंसंट्रेटेड कर दिया, तो मेरा हाथ जो होगा इस सारे लेज़र को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। सो लेज़र कुछ इस तरह की होती है। अब नेक्स्ट मेथड है हमारे पास कार्बन आर्क मेथड। अब कार्बन आर्क मेथड यहाँ पे क्या होगा, तो आपको पहले बता देती हूँ मैं, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हेल्प लेंगे, ठीक है। ये मेरे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, तो पहले हम एक बार डायग्राम को अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, फिर हम आगे जाके कोशिश करेंगे उसको समझाने की। सो कार्बन आर्क मेथड में क्या होगा आपके पास, ये आपके पास ग्रेफाइट की रॉड है और ये कोई और आपके पास देखो 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। दो दो 20 से 30 वोल्ट आप इसको दे रहे हो। यहाँ पे बीच में एक सोल्यूशन है, जैसे हमने पीछे आर्गन गैस भरी थी ना, और यहाँ पे भी हीलियम गैस होगी जो कि लिक्विड फॉर्म में होगी। अब तुम सोच रहे हो कि हीलियम गैस यहाँ पे लिखा है 500 टॉर प्रेशर। टॉर प्रेशर, टॉर का क्या मतलब होता है, बेसिकली ये कोई ऐसा यूनिट नहीं, इसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं होती है। ये 500 टॉर्स होते हैं बेसिकली, ये 6.61 पॉइंट समथिंग इतना पैस्कल्स में होता है ये सारा, ठीक है। पैस्कल्स में ये चीज़ें होती हैं, 500 टॉर्स जो पैस्कल में होती है। और पैस्कल क्या होता है, पैस्कल बेसिकली यूनिट होती है ऑफ प्रेशर, ठीक है। सो 2 इलेक्ट्रोड्स हैं यहाँ पास, बेसिकली ग्रेफाइट रॉड, और यहाँ पे एक अलग सा आपके पास मेटल दिया गया है। सो कार्बन आर्क मेथड पहले हम जानने की कोशिश करते हैं हो क्या रहा है यहाँ पे। तो मे भी ऐसा हो रहा होगा, अभी देखो अभी तुम नहीं जानते हो, तो मैं भी तुम्हारी तरह ही नहीं जानूंगी, अभी मेरे को पता है बेसिकली हो क्या रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी ही सिचुएशन में बात करूँगी। तो मान लो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 20 और 30 वोल्टेज दी है, इसका मतलब ये है कि हम 20 से 30 इसको वोल्टेज दे रहे हैं, करंट पास हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हीट अप हो रहे हैं। तो हीट अप हो रहे हैं तो धीरे धीरे ग्रेफाइट की रॉड जो पिघलना शुरू कर रही है। जब वो पिघल रही है तो यहाँ पे हीलियम टॉर प्रेशर होगा, मतलब हीलियम गैस भी हमारे पास, तो हीलियम थोड़ा कार्बन के साथ रिएक्ट करेगी, क्यों नहीं करेगी, क्योंकि हीलियम क्या है, इनर्ट गैस है। हीलियम तो इनर्ट करती नहीं, सॉरी रिएक्ट करती नहीं है। अब तुम सोच रहे हो कि इनर्ट गैस, तो देखो बच्चों, हमने इनर्ट गैस के बारे में पढ़ा हुआ है। सबसे पहले हमने इनर्ट गैस के बारे में जाना था बेसिकली 11th क्लास में। वैसे तो पहले भी जान लिया था, लेकिन जितना मुझे याद आ रहा है, तो हीलियम, जिनॉन, नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, ये सारी कौन सी गैसेस होती हैं, इनर्ट गैस, जो कि गुब्बारों के अंदर भी भरी जाती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जब मेरा इतना हमने टेम्परेचर सॉरी वोल्टेज बढ़ाई, ये पिघलने लगी, कार्बन यहाँ पे आ गई, यहाँ पे कौन सी प्रेशर है, हीलियम गैस है, ठीक है। अब तुम सोच रहे हैं मैंने ऐसा पानी यहाँ से लिक्विड से डाला ही क्यों, क्योंकि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब ये ऐसी रिएक्शन, अब इतने, अब साइंटिस्ट कितने चालाक होते हैं, उन्होंने क्या करा, ऐसी यहाँ पे लिक्विड डाला, लेकिन उन्होंने ऐसा लिक्विड डाला जो कि रिएक्ट ना करता हो, ठीक है। वो चाहे तो वो पानी में डाल सकते थे, H2O भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, H पॉजिटिव O नेगेटिव OH नेगेटिव, ठीक है। सो हाइड्रोक्साइड्स और एसिड एंड बेस के वो होते हैं उसमें, तो उन्होंने ऐसी गैस ली जो गैस बेसिकली रिएक्ट नहीं करती है।
ठीक है, सॉरी लिक्विड लिया। अब इन कार्बन्स ये निकलने शुरू हो गए जल्दी से, झटपट से इस मेटालिक रॉड जो होगी हमारे पास एक और, वहाँ पे चिपकना शुरू हो जाएंगे। अब ये रॉड जो सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकली सारे के सारे कार्बन एटम यहाँ पे चिपक जाएंगे और सिलेंड्रिकल फॉर्म को ऑक्यूपाई कर लेंगे। बाद हम उनको निकाल देते हैं। अब देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। एक बीकर लेंगे जहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट विद एनी मेटल रॉड, देन अ पोटेंशियल इज अप्लाइड 20-30 वोल्ट बोथ दीज कार्ड इलेक्ट्रोड्स, then an electrolyte is filled inside the tube and helium gas with the 50 torr pressure। अब 50 टॉर प्रेशर मैंने आपको बता दी, यानी कि पैस्कल्स में होता है जो कि प्रेशर की यूनिट होती है, ठीक है। ऐसे इसको ई से डिनोट करते हैं टॉर को, मतलब अगर ऐसे देखा जाए तो। सो व्हेन द होल, इतने लिखने की जरूरत नहीं है, पर जब सारा का सारा होल सेटअप बन जाता है, द पोटेंशियल इज गिवन एंड द व्हीकर, द कार्बन स्टार्ट मूविंग आउट ऑफ ग्रेफाइट रॉड एंड ऑल द एटम्स of carbon start attracting towards the metal rod. In the metal rod, the coating of carbon start forming. Thickness of graphite rod decreases by removing carbon continuously and the thickness of electrode rod increases due to electric potential। यहाँ से पतली होती जाएगी और ये मोटी होती जाएगी। तुम देखो यहाँ पे मैंने, ये देखो कितनी पतली है, और यहाँ पे मैंने पिंक पिंक कलर देखो बाहर भी निकाला हो, यानी कि बहुत मोटी होगी। ये पतली होती जाएगी और ये मोटी, क्योंकि ये खाती जाएगी खाना, इसको सूखता जाएगा और ये मोटा होता जाएगा, ठीक है। सो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, एंड दिस कोटिंग ऑफ कार्बन ओवर मेटेलिक रॉड कॉल्ड नैनो मटेरियल एंड नैनो मटेरियल कॉल्ड CNT। तो आप इसको देख सकते हैं, इसका जो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हमारे पास मेथड आता है केमिकल वेपर डेपोजिशन मेथड। तो केमिकल वेपर डेपोजिशन मेथड, अब हम सोचेंगे यार इसके नाम में क्या है, बेसिकली पहले नाम से समझने की कोशिश करो। अब केमिकल वेपर डेपोजिशन मेथड्स हैं तो हमें सबस्ट्रेट वगैरह लेने पड़ेंगे, जो कि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा है और नैनो फिजिक्स का बी सेक्शन उसमें भी हमने देखा है। तो बेसिकली इन मेथड्स में हमें क्या करना पड़ता है, एक सबस्ट्रेट लेना पड़ता है। सबस्ट्रेट का मतलब एक पतली सी स्लाइस होती है, ऐसी पतली सिलेंड्रिकल स्लाइस होती है, पतली सी, बहुत पतली होती है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं सिलिकॉन वेफर। सिलिकॉन वेफर हम उसका नाम देते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सिलिकॉन वेफर एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हम सारी अपनी जो चीज़ें बनानी होती है, नैनो मटेरियल्स बनाने होते हैं, वो इसके ऊपर बनते हैं। कहने का मतलब ये है एक लाइन में, एक शब्द में, सिलिकॉन वेफर और सबस्ट्रेट एक ही चीज़ है। इनका काम क्या होता है, बेस होता है, बेस किसी भी चीज़ को बनाने का बेस होता है। जैसे तुम बनाते हो केक, ये मतलब ये फाउंडेशन है पूरे सेटअप का, पूरे नैनो मटेरियल्स का। तुम केक बनाते हो, राइट। केक को तुम एक वो गत्ता सा नहीं होता, तुम जब केक काटते गत्ता सा होता है, उसके ऊपर केक रखा होता है, वो गत्ता क्या होता है, उस केक को संभाल के रखता है ऊपर तक, वो बेस होता है उसका, उसका वही नींव होती है उसकी। वो सिमिलरली सिलिकॉन वेफर भी हमारे पास वही नींव होती है। सो इसके ऊपर हम क्या रखते हैं, चीज़ों को रखते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी सबस्ट्रेट के ऊपर हमारे पास कार्बन एटम्स आएंगे, कार्बन के नैनो मटेरियल्स आएंगे और यहाँ पे चिपकते जाएंगे। तो देखते हैं क्या हो रहा है हमारे पास। तो हमारे पास ये एक वैक्यूम है बेसिकली, यहाँ पे सबस्ट्रेट लगाया है लो टेम्परेचर में, ठीक है। अब यहाँ से हम मीथेन गैस भेज रहे हैं, यानी CH4 गैस हम भेज रहे हैं, जो कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर है उसका। अब हाई प्रेशर टेम्परेचर है, वैक्यूम के अंदर है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कार्बन कार्बन नीचे चिपक रहे हैं और H2 बाहर जा रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है, आओ देखते हैं इसको। सो देखो दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि ए चैम्बर विद वैक्यूम इज यूज एज अ बेस, और यहाँ पे सबस्ट्रेट इज यूज एज अ बेस विच इज प्लेस्ड एट द लो टेम्परेचर एंड देन अ गैस इज रिलीज इनसाइड द चैम्बर, ठीक है। 700 से 900 डिग्री टेम्परेचर होएगा उसका। एंड उसके बाद CH4 मीथेन गैस मीन्स कार्बन इज प्लेस्ड इनसाइड इट। तो उसके बाद कार्बन अंदर होगी। अब कार्बन जो होगी वो कुछ गैसेस, यानी कि CH4 जो होगा बेसिकली वो रिएक्ट करेगा अदर गैसेस के साथ, जिसके बाद क्या होगा, कार्बन कार्बन निकल जाएगा और H जो होगा वो बाहर आउट हो जाएगा, ठीक है। कार्बन कार्बन जम हो जाएगा। तो वो अदर गैसेस कौन सी हो सकती है, वैक्यूम के अंदर। अब मैंने आपको बोला कि हम सारा काम करते हैं वैक्यूम के अंदर, ये सारा सिस्टम है वैक्यूम के अंदर है। तुम पीछे डायग्राम देख सकते हो, ये सारी डायग्राम जो है वो वैक्यूम के अंदर है। और तुम्हारे दिमाग में तो यही बात है ना कि जो वैक्यूम होता है, मतलब वैक्यूम में कोई प्रेशर कोई गैस कुछ नहीं होता है। हमने तो यही पढ़ा है वैक्यूम के बारे में, बट यहाँ पे कौन सा गैस प्रेशर आ गया। तो देखो वैक्यूम के अंदर ऐसा नहीं कि वैक्यूम बिल्कुल ही खाली होता है, वैक्यूम डजंट मीन कि इट इज़ एम्प्टी, बल्कि वैक्यूम के अंदर कुछ सुटेबल गैसेस भी होती हैं हमारे पास, ठीक है।
मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। वैक्यूम डजंट मीन एक्टिव स्पेस, एम्प्टी स्पेस. It may or might have suitable gases. ठीक है. सो मीन्स कार्बन इज प्लेस इनसाइड इट, देन व्हेन CH4 एंटर करता है चैम्बर के अंदर तो बहुत सारी कैरियर गैसेस होती हैं. ठीक है. जैसे हो गया हमारे पास हीलियम होगी, सॉरी हाइड्रोजन होगी. ठीक है. आर्गन होगी. ये सारी गैसेस होती हैं हमारे अंदर. ठीक है. उनको हम क्या कौन सी गैसेस बोलते हैं? सपोर्ट गैसेस भी बोलते हैं. और स्टेबल जो क्या करती हैं, स्टेबल करती हैं रिएक्शन को. ठीक है. सो अब CH4 जो होगा उनका रिएक्ट करेगा. द रिमेनिंग एटम लेफ्ट इज कार्बन. तो रिमेनिंग एटम जो अपन लोगों के पास बचेगा वो बचेगा कार्बन. इट मीन्स कि मूव टुवर्ड द लो टेम्परेचर सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट के ऊपर देखो कार्बन कार्बन जमा होना शुरू हो जाएगा. और हम बोल सकते हैं कि CH4 एटम जो है वो एंटर करता है चैम्बर के अंदर, रिएक्ट करता है सबस्ट्रेट के साथ. इस तरह से बोल यानी कि सबस्ट्रेट इन सिलिकॉन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है. देन कार्बन लेयर विल रिमेन एट द सबस्ट्रेट एंड हाइड्रोजन लेफ्ट फ्रॉम द चैम्बर. एक क्या अदर मेथड इस तरह से भी हो सकता है. ठीक है. द सबस्ट्रेट विल हैव द काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज दैट होल्ड द कार्बन एंड अलाउ हाइड्रोजन टू मूव आउट. ठीक है. यहाँ पर लिखती हूँ क्या है हमारे पास अदर मेथड क्या होगा आपके पास कि आपके पास देखो क्या होगा बच्चों, गैस चैम्बर के अंदर आ रही है तो डायरेक्ट हो गई चैम्बर के अंदर आपकी लाइक हाइड्रोजन और आर्गन के साथ रिएक्ट हो सकती है. ये भी हो सकता है. ठीक है. बट एक ऐसे भी होता है कि गैस डायरेक्टली सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करेगी. ठीक है. और सबस्ट्रेट के पास कार्बन एटम लीव बिहाइंड यानी छोड़ देगी. यहाँ पे कार्बन एटम छोड़ देगी और H2 को वो बाहर, हाइड्रोजन को वो बाहर निकाल देगी. ऐसा क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि कार्बन को अपने अंदर हैंडल करके रखे. ठीक है. और अलाउ करें हाइड्रोजन की तू भाई बाहर निकल जा. सबस्ट्रेट की प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, है ना. सो देयर आर मैनी फैक्टर्स, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं दैट होल्ड कार्बन. देन अ शीट ऑफ कार्बन इज फॉर्म्ड ओवर द सबस्ट्रेट एंड और उसको हम फिर रोल कर देते हैं. ऐसे रोल करते हैं जैसे डोसा होता है ना, डोसा एक बड़े से तवे के ऊपर लगाते हो, पतला पतला होता है, बाद उसको हम रोल कर देते हैं. तो सेम वैसे ही. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट. आ गया था हमारे पास स्ट्रक्चर, जिगजैग स्ट्रक्चर, आर्म चेयर स्ट्रक्चर, कायरल स्ट्रक्चर. सब वो देखते हैं. कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब आपको देखो, पहले हम बताते हैं कि जिगजैग स्ट्रक्चर का क्या मतलब. जिगजैग स्ट्रक्चर का मतलब है जी हॉरिजॉन्टली आप अपने ग्रेफाइट शीट को रोल कर रहे हो, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे. और यहाँ पे आप इसको जो मैंने लिखा इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है. और आर्म चेयर का स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आप इसको वर्टिकली रोल कर रहे हो. ठीक है. रोल डाउन यानी कि हॉरिजॉन्टली का मतलब कि तुम ऐसे इसको लपेट रहे हो, गोल गोल कर रहे हो. और वर्टिकल यानी जिगजैग का मतलब होता है कि तुम ऐसे इसको कर रहे हो फोल्ड. और उसके बाद आता है आपके पास कायरल स्ट्रक्चर. इसका π/6 एंगल होता है. ठीक है. कायरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आप यहाँ से, ये देखो कोना ना, कोना यहाँ पे दिख रहा है कोना आपको, इस कोने से यहाँ पे ऐसे मूव कर रहे हो. ठीक है. तो पहला क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कौन सा है ये वाला, ये है जी आपके पास जिगजैग. फिर सॉरी जिगजैग नहीं है बेसिकली, ये आपके पास वर्टिकली रोल हो रही है मतलब आर्म चेयर, इस तरफ को रोल हो रही है तो मतलब हॉरिजॉन्टल, और यहाँ कोने से रोल हो रही है ऊपर को तो मतलब कायरल स्ट्रक्चर. सो मैंने लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वट एवर यू गाइस वांट टू डू विद इट. सो these are obtained when angle theta is anywhere एंगल थीटा. और हाँ ये बात है, अगर इसकी आप मिरर इमेज भी लेते हो तो मिरर इमेज वैसे की वैसे रहेगी. यहाँ पे मिरर इमेज सेम वैसे की वैसे रहेगी. और यहाँ मैंने लिखा है कि these are formed for थीटा इज इक्वल्स टू 0 एंड कायरलिटी a,0 होती है बाय फोल्डिंग पैरेलल टू x एक्सिस. द नेम जिगजैग इज गिवन ड्यू टू जिगजैग अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स. ठीक है. इसको हम ए कायरल ट्यूब्स भी बोलते हैं इन ट्यूब्स को. और इनकी मिरर इमेज सेम रहती है. सिमिलरली ये है मेरे पास, ये ए है. ठीक है. और सिमिलरली ये है कि दीज आर ऑब्टेन्ड व्हेन एंगल थीटा इज एनीवेयर बिटवीन 0 to π/6. 0 to π/6 के बीच में बनता है ये. ठीक है.
इसको इस अंडरलाइन कर लो इस लाइन को। एंड कायरलिटी कितनी होती है, ए क्रॉस बी, सॉरी ए कॉमा बी। सच ट्यूब्स आर कायरल एंड देयर मिरर इमेज अपीयर्स टू बी डिफरेंट फ्रॉम देयर ओरिजिनल। और हाँ, इनकी मिरर इमेज डिफरेंट होती है, यानी कि यहाँ पे लिखती हूँ कि मिरर इमेज डिफरेंट, यहाँ पे मिरर इमेज सेम, यहाँ पे मिरर, तो ये आपकी वीडियो थी इतना, ठीक है, इमेज सेम। सो दिस इज ऑल अबाउट CNT की क्या थी, मैंने आपको क्या बताया, प्रॉपर्टीज़ बताया मैंने कायरलिटी की, कि प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती हैं रोलिंग के ऊपर, और फिनोमिना को हम बोलते हैं कायरलिटी कि तुम रोल किस तरह से कर रहे हो। अगर तुम नीचे को रोल कर रहे हो, ऐसे नीचे को रोल कर रहे हो तो वर्टिकल हो गया, यानी कि आर्म चेयर स्ट्रक्चर, और वो उसकी मिरर इमेज सेम रहती है। अगर तुम इस तरफ को रोल, यानी इस तरफ को रोल कर रहे हो, तो मतलब उसका जिगजैग स्ट्रक्चर, उसकी मिरर इमेज सेम रहती है। अगर तुम पेंसिल को ऐसे ना तो ऐसे, बल्कि ऐसे टेढ़ा रख के चलाते हो ऊपर को, तो वही कायरल स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसकी मिरर इमेज डिफरेंट होती है। सो बच्चों जी, दिस इज़ ऑल अबाउट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्रोथ मैकेनिज़्म। तो बहुत बड़ी वीडियो ना हो जाए, उस चक्कर में आपको मैं वो नेक्स्ट वीडियो बना के दूँगी जो है आपके पास ग्रोथ मैकेनिज़्म ऑफ CNT। तब तक स्टे ट्यून, स्टे सेफ एंड हेल्थी, बाय।